नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सीटेट 2026 के लिए 50 एमसीक्यूज लेके हैं और जो एमसीक्यूज होने वाले हैं ज्योग्राफी के होंगे। तो पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योग्राफी। अब रिगार्डिंग ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको तीन स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप बिल्कुल बताता है। ज्योग्राफी इज एक्सक्लूसिवली अ नेचुरल साइंस। तो क्या केवल ये नेचुरल साइंस है? नहीं, केवल नेचुरल साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस भी है। ठीक है, तो सोसाइटी और सोशल लाइफ के बारे में भी बताता है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कह रहा है ज्योग्राफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्पेशल पैटर्न ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे जो जो स्पेशल पैटर्न्स हैं उसको पढ़ने में भी ये मदद करता है। तो थर्ड ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें वन और थ्री मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। तो ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। देखिए जो टर्म ज्योग्राफी है ये सबसे पहली बार किसने यूज किया था? इनको फादर ऑफ अगर देखा जाए जिसकी बात हो रही है तो इरेटोस्थनीज की बात हो रही है यहाँ पर। तो इन्होंने ही पहली बार ज्योग्राफी टर्म को यूज किया था और इन्हीं को ही क्या कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाए या ये पूछा जाए कि ज्योग्राफी टर्म पहली बार किसने यूज किया, तो इरेथोस्थनीज आंसर सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ आपको पता होगा, अर्थ सन के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रही है, कितने दिनों में लगाती है? तो 365 डेज पूरे लगते हैं और 1/4 डेज एक्स्ट्रा लगते हैं। ठीक है, तो ये जैसे अर्थ का हो गया। तो सबसे ज्यादा दूर जो प्लेनेट होगा वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड लेगा, सबसे ज्यादा टाइम लगाएगा। इसका मतलब नेपच्यून जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। अब साइज के हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो देखिए सारे के सारे, अब सबसे बड़ा प्लैनेट आप सोचेंगे कि जुपिटर होता है, वो तो यहाँ दिया ही नहीं है। तो क्वेश्चन कठिन करने के लिए आपको इसी तरीके का आंसर दिया रहेगा। तो असेंडिंग का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटे से बड़ा प्लैनेट आपको ऐसे करके बताना होगा। तो सबसे छोटा प्लैनेट अगर इसमें देखेंगे तो सबसे छोटा प्लैनेट आपका मरकरी है। इसके बाद देखेंगे तो आपको अर्थ देखने को मिलेगा। अर्थ से बड़ा कौन है? अर्थ से बड़ा अगर आप देखेंगे तो वीनस है। ठीक है, ये गलत हो गया। पहले पे मरकरी आएगा, जब वीनस भी दिया हुआ था, अर्थ नहीं आएगा। इसके बाद सबसे छोटा जो है आपका मरकरी मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? मार्स मिलेगा। तो मार्स को आप सेकंड नंबर पे रखेंगे। थर्ड पे आप वीनस को रखेंगे और सबसे बड़ा इनमें कौन है? अर्थ है। ठीक है, तो सबसे छोटा हो गया मरकरी, दूसरे नंबर पे हो गया मार्स, तीसरे पे नंबर हो गया वीनस और चौथे पे सबसे बड़ा हो गया क्या? अर्थ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आया 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, हाँ ठीक है, 2 3 4 1 इसमें आया। तो 2 3 4 1 कहाँ है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंफ्यूजिंग होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो जरूर पूछे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ इज करेक्ट। तो अर्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? अर्थ इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, बिल्कुल नहीं। जुपिटर है सबसे बड़ा प्लैनेट, तो ये तो गलत ही स्टेटमेंट है। सेकंड कहा गया अर्थ इज द ओनली प्लैनेट हैविंग सपोर्टिंग लाइफ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अर्थ ही केवल एक ऐसा प्लैनेट है आठों प्लैनेट में जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ हैज नो नेचुरल सैटेलाइट, बिल्कुल सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है? मून है। ठीक है, इसके बाद दिया अर्थ इज क्लोजर टू सन देन वीनस, ये भी गलत है। द शेप ऑफ अर्थ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो अर्थ का जो शेप है ये किसकी तरह होता है? तो अगर आप अर्थ का शेप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होता है। जो पोल्स होते हैं उस पे से नीचे पिचका हुआ है और इधर से इक्वेटर साइड से वो बल्ज्ड है। ठीक है, तो इस शेप को क्या कहते हैं? जियोइड शेप कहा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है क्लास 6 की वो जियोइड शेप ही लेती है, इसी को मानती है आंसर। तो हम लोग सी ऑप्शन ही इसमें सही करेंगे। विच लैटिट्यूड इज नोन एज ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल, किस लैटिट्यूड को ग्रेट सर्कल कहा जाता है? जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ का जो आपने देखा होगा बिल्कुल बीचों बीच से एक सर्कल आता है जिसको इक्वेटर कहते हैं। अब ये कोई लाइन नहीं होती, एक सर्कल होता है, इसको 0 डिग्री भी कहा जाता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है ये। तो इसको इक्वेटर विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। तो जो प्राइम मेरिडियन है ये कहाँ से पास होती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री कहते हैं, लेकिन किस क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है।
0 डिग्री लैटिट्यूड आपको पता चला, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, ठीक है? तो लैटी से आप लेटी याद रख सकते हैं, तो ये लेटी हुई लाइन मतलब ये क्या हो जाएगी, इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है? लेकिन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उसी को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और ये कहाँ से पास होती है, लंदन से पास होती है। एक बात और याद रखिएगा, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आईएसटी जिसको कहते हैं, ये जीएमटी से कितना आगे है, 82 डिग्री ईस्ट की तरफ है, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, तो अर्थ का जो रोटेशन होता है वो किधर से किधर होता है, तो ये वेस्ट से ईस्ट होता है, ठीक है? वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन दो प्लैनेट्स हैं, एक है वीनस, ठीक है, जिसमें अस लगा हुआ है तो वीनस हो जाएगा, और एक है यूरेनस, ये उल्टा घूमते हैं। ये किधर से किधर घूमते हैं, ये ईस्ट से घूमना स्टार्ट करेंगे और किधर जाएंगे, वेस्ट की तरफ। तो ईस्ट से वेस्ट तक इनका मतलब रिवोल्यूशन रोटेशन होता है, ठीक है? अपने इस एक्सिस पे जब घूमते हैं तो उसको रोटेशन कहते हैं। द लीप ईयर अकर्स बिकॉज, तो लीप ईयर क्यों होता है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। अभी हमने आपको बताया था एक पूरा गोला घूमने में, एक पूरा रिवोल्यूशन में कितने दिन लगते हैं, 365, 1/4 डेज लगते हैं। अब ये 1/4 डेज हर बार नहीं गिने जाते हैं, हर 4 साल में इन 1/4 डे को 1 डे ऐड कर दिया था, मतलब 1/4 इंटू 4 साल में ऐड करते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उसी एक्स्ट्रा दिन में, मतलब वो जो एक्स्ट्रा दिन जिस ईयर में आएगा उसी ईयर को क्या कहेंगे, लीप ईयर कहा जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अर्थ टेक्स अप्रोक्सीमेटली 365 1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, इसी वजह से लीप ईयर बनता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, विच लैटिट्यूड रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ सन ऑन 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को, अब देखिए 22 दिसंबर को कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है जो डायरेक्ट सनरेज रिसीव करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो डायरेक्ट सनरेज आती है वो कब आती है, तो ये 21 जून को आती है, और इसी दिन वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अब इक्वेटर पे कब होता है, तो ये मार्च और सितंबर में 2 बार आता है ऐसा। इंटरनेशनल डेट लाइन अप्रोक्सीमेटली फॉलोज, तो इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पूछा गया है, ये क्या फॉलो करती है, ये कौन सी लाइन को फॉलो करेगी, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। मतलब 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली जो लाइन है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगी, और इसी को ही इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, अब नेचुरल इन्वायरमेंट का इनमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है ये पूछा गया है। तो लिथोस्फेयर बिल्कुल है, मतलब जो हमारा सॉइल है, जो रॉक है, वो लिथोस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर भी नेचुरल इन्वायरमेंट का ही कंपोनेंट है। बायोस्फेयर भी है। लेजिस्लेचर बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड क्रस्ट इज कॉल्ड, तो देखिए ऐसा डोमेन जहाँ पर सॉलिड क्रस्ट है, तो क्रस्ट जहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, लिथोस्फेयर हो जाएगा, ठीक है? जहाँ वाटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हाइड्रोस्फेयर हो जाएगा। जहाँ गैसेस हैं वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा। और जहाँ तीनों कंबाइन होते हैं, मतलब जहाँ पे हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर कंबाइन होते हैं, उसको क्या कहते हैं, बायोस्फेयर कहते हैं। द बायोस्फेयर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो बायोस्फेयर क्या होता है पूछा गया अब आपसे। तो बायोस्फेयर जो है, जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसी को बायोस्फेयर कहते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है, बायो मतलब लाइफ, तो लाइफ का जो स्फेयर है उसको क्या कहेंगे, बायोस्फेयर कहेंगे। विच गैस इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, देखिए ऐसे भी पूछ सकते हैं और आपसे ये भी दिया सकता है कि बताइए फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल के रूप में जो गैस यूज होती है उस गैस का क्या नाम है। तो कई लोग सोचते हैं फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो कि गलत है। फोटोसिंथेसिस में जो रिक्वायरमेंट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। और आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जब ये वाटर से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, और सनलाइट, ठीक है, तो दो चीज की प्रेजेंस होना जरूरी है। क्या बनता है, C6H12O6 बनता है, मतलब ग्लूकोज बनेगा, प्लस ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है? वैसे वाटर भी बनता है तो प्लस H2O भी बनता है। तो अब ये मत सोचिएगा दोनों कट जाते हैं, कटते नहीं है, प्लस एनर्जी भी बनती है, ठीक है? तो ये आपका पूरी रिएक्शन होती है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। तो रॉ मटेरियल में कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दी एटमॉस्फेयर, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, दी एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ बाय, तो एटमॉस्फेयर किस तरीके से लाइफ अर्थ पे प्रोटेक्ट करता है ये आपसे पूछा गया है। तो ब्लॉक ऑल सोलर, क्या सारे सारे सोलर रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है, बिल्कुल नहीं।
प्रिवेंटिंग डे एंड नाइट बिल्कुल नहीं, फिल्टरिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको पता होगा स्ट्रेटोस्फेयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है? और इस स्ट्रेटोस्फेयर में कौन-सी लेयर है? ओज़ोन लेयर है, ठीक है? और ये ओज़ोन लेयर क्या करती है? यूवी रेज़ को क्या कर लेती है? एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो यूवी रेज़ को हमारे अर्थ तक आने से रोकती है, इसी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है। विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स मोस्ट वेदर फिनोमेना? तो ज़्यादातर जो वेदर फिनोमेना होते हैं वो कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, ठीक है? तो पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीज़ोस्फेयर है, फिर आइनोस्फेयर है और फिर एक्सोस्फेयर है। सबसे ऊपर जो सबसे लास्ट लेयर है वो एक्सोस्फेयर है, ठीक है? ओज़ोन कंसंट्रेशन इज़ मैक्सिमम इन, तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ओज़ोन का कहाँ पर होता है? ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ठीक है? थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन आपको ट्रोपोस्फेयर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में। इसीलिए वो स्ट्रेटोस्फेयर को कई बार ओज़ोनोस्फेयर भी कह देते हैं, ठीक है? तो आपसे पूछा जाए अगर ओज़ोनोस्फेयर किसको कहा जाता है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर को ही कहा जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ह्यूमिडिटी? अब ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन है? तो जैसे मान लीजिए आपको नहीं भी पता है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे? थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करेगा, बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करेगा, एनीमोमीटर जो होता है, एनीमो, जब भी आपको ये एनीमो शब्द मिल जाए तो समझ जाइए इट इज रिलेटेड टू विंड, तो विंड की स्पीड को मेजर करता है, ठीक है? तो हाइग्रोमीटर जो है ये मेजर करता है क्या? ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम, तो विंड जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से किधर की ओर जाती है? लो प्रेशर की तरफ जाती है, ये बात याद रखिएगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जैसे टेम्परेचर या हीट का जो फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, तो हीट का फ्लो अगर पूछा जाए तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और प्रेशर का फ्लो पूछा जाए तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स व्हेन मॉइस्ट एयर राइजेस ड्यू टू इंटेंस हीटिंग? तो इंटेंस हीटिंग की वजह से जो मॉइस्ट एयर राइज करती हैं, इस रेनफॉल को क्या कहते हैं? तो देखिए बहुत ज़्यादा हीटिंग हुई तो जो मॉइस्ट एयर थी राइज कर गई, अब फिर वो रेनफॉल कराएगी, पहले बादल बनेगी फिर प्रेसिपिटेशन होगा, तो इस रेनफॉल को क्या कहते हैं हम लोग? कन्वेंशनल रेनफॉल कहा जाता है। साइक्लोन्स की वजह से जो रेनफॉल होगी उसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहेंगे। फ्रंट्स की वजह से रेनफॉल जो होती है उसको फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। माउंटेन्स की वजह से जो रेनफॉल होती है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाएगी। द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ फ्रेश वाटर इज फाउंड इन, तो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का रिजर्वॉयर जो है वो कहाँ पाया जाएगा? तो ये मेनली ग्लेशियर और आइस कैप्स में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर प्रेजेंट है वो ग्लेशियर और आइस कैप्स में प्रेजेंट है, बात याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो वाटर है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो ये ओशियन में प्रेजेंट है। अप्रोक्सीमेटली 71% अर्थ का क्या है? केवल और केवल वाटर से ही घिरा हुआ है, जिसमें मैक्सिमम वाटर क्या है? ओशन का ही है। विच ओशन करंट इज वार्म, तो कौन सा ऐसा ओशन करंट है इनमें से जो गर्म होता है? तो लेब्राडोर जो है ये ठंडा है, हम्बोल्ट भी ठंडा है, हम्बोल्ट को याद रखिएगा पेरू करंट भी कहते हैं। और मॉनसून जो आपने देखा होगा एल नीनो या ला नीना जो आप देखेंगे वो इसी से ही रिलेटेड है, हम्बोल्ट से ही रिलेटेड है। इसके बाद गल्फ स्ट्रीम जो है ये गल्फ में होता है, गल्फ वाले जितने भी करंट होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? गर्म होते हैं, वार्म होते हैं, ठीक है? ओयाशियो याद रखिएगा, ओयाशियो जो है ये कोल्ड करंट है, ठीक है? जापान की साइड में आपको देखने को मिलेगा। और इसी साथ में कुरोशियो होता है, कुरोशियो, कुरोशियो, कुरोशियो अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये हॉट करंट है, ठीक है? जापानीज टर्म है ये। टाइड्स आर प्राइमरली कॉज्ड बाय, तो टाइड जो है मेनली किस वजह से होती है ये पूछा गया, तो अर्थ के रोटेशन से टाइड नहीं आएगा, ओशन करंट से। अच्छा, अर्थ के रोटेशन से क्या आ जाएगा? विंड आती है, तो विंड जो बहती है उसके पीछे जो रीजन है वो अर्थ का रोटेशन है, परमानेंट विंड्स मेनली। ओशन के करंट से भी टाइड नहीं आता है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, ये बिल्कुल सही है। तो मून और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से टाइड्स आती हैं। स्प्रिंग टाइड्स अकर्स व्हेन, तो स्प्रिंग टाइड कब होती है? तो जब सन, मून और अर्थ तीनों के तीनों एक साथ में अलाइंड हो जाते हैं तब आपको स्प्रिंग टाइड देखने को मिलेगी, ठीक है? और स्प्रिंग टाइड जो है बहुत ही खतरनाक होती है, हाई टाइड होती है ये, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स मतलब जिसको बहुत कम टाइम में रिन्यू किया जा सकता है, तो पेट्रोलियम बिल्कुल भी नहीं है, कोल बिल्कुल भी नहीं है, नेचुरल गैस भी नहीं है, आंसर क्या है? सोलर एनर्जी है। ह्यूमन बींग्स आर कंसीडर्ड अ रिसोर्स बिकॉज, तो ह्यूमन बींग को रिसोर्स क्यों माना जाता है ये आपसे पूछा गया है। दे कंज्यूम रिसोर्स, बिल्कुल नहीं। दे कैन क्रिएट एंड यूटिलाइज रिसोर्स, तो ये क्रिएट कर सकते हैं रिसोर्स को
और रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, रिसोर्स कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फेसाइजेस, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है कि डेवलपमेंट भी होगा और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, मतलब हम लोग इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे। चीज़ें आज हमने बनाई हैं तो आज तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, मतलब रिसोर्सेज का कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे कि आज तो हम लोग रिसोर्सेज को यूज़ ही कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स, आने वाली जो जनरेशन्स हैं, उनके लिए भी उन रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है? और इसका कांसेप्ट अगर आप देखें कहाँ से आया था, तो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1987 में, और उस रिपोर्ट को क्या कहा गया था, अवर कॉमन फ्यूचर कहा गया था। अवर कॉमन फ्यूचर कहा गया था। तब से बात होने लग गई किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स बिल्कुल गलत है, इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली गलत है, कंजर्वेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन से बिल्कुल सही है। विच रिसोर्स इज क्लासिफाइड एज बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, तो जो लिविंग थिंग से रिलेटेड है उसको क्या कहेंगे हम लोग, बायोटिक रिसोर्स कहेंगे। तो कोल नहीं, आयरन ओर भी नहीं, रॉक्स भी नहीं, ये सब ए बायोटिक में आ जाएंगे। फॉरेस्ट जो है वो बायोटिक रिसोर्स है, क्योंकि इसमें मेनली क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब के सब क्या है, बायोटिक रिसोर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स, तो मतलब इंसानों ने जिस रिसोर्स को बनाया वो कौन सा है। तो रिवर इंसान ने तो बनाए नहीं, फॉरेस्ट भी इंसानों ने नहीं बनाए, सॉइल भी नहीं बनाए, ब्रिज बनाए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिसोर्स कंजर्वेशन बिकेम इम्पोर्टेंट मेनली बिकॉज, तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, रिसोर्स को कंजर्व करने की क्यों जरूरत पड़ गई। तो रिसोर्स अगर अनलिमिटेड होते तो बिल्कुल जरूरत ना पड़ती। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। मैनी रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है वो खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो यही बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो इनको बचाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है विच क्रॉप रिक्वायर्स फर्टाइल एलुवियल सॉइल एंड अबंडेंट वाटर, तो एलुवियल सॉइल चाहिए और साथ ही साथ वाटर अबंडेंट मात्रा में चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है राइस के बारे में। और राइस कैसा क्रॉप है, राइस एक खारिफ क्रॉप है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वैसे कॉटन भी खारिफ ही होता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज मेनली एसोसिएटेड विद, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो किससे रिलेटेड है। तो वीट जो है वो प्लांटेशन में नहीं आएगा, राइस भी नहीं आएगा, टी जो है प्लांटेशन में आएगा। टी हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है, रबर हो गया। तो बड़े बड़े खेत होते हैं और मेनली यहाँ पर जो चीज़ों को बोया जाता है वो मेनली बेचने के लिए ही बोया जाता है। तो इसीलिए इसको, और प्लांट्स के रूप में होते हैं ये, तो इसीलिए इनको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, पेड़ों को काटा जाता है किसी जगह पे, फिर वो गिर जाते हैं, उनको थोड़े दिनों बाद जला दिया जाता है, फिर वहां पर खेती करी जाती है। फिर जब वो भूमि बंजर हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, तो दूसरी जगह सेम काम करते हैं कि पेड़ों को काटा जाता है दूसरी जगह जाके, वो गिर जाते हैं, उनको जला दिया जाता है, फिर वहाँ खेती करी जाती है। तो इसको सबसिस्टेंस फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये होता है फार्मिंग भी आप कर रहे हैं और साथ ही साथ गाय बकरी का पालन भी कर रहे हैं, तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहेंगे, तो डबल इनकम हो जाएगी। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, छोटा सा खेत है, केवल उतना ही बो रहे हैं जितने में आपका परिवार का लालन पोषण, मतलब पालन पोषण हो सके। ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग, जब बेचने के लिए फार्मिंग करते हैं तो उसको कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। नोमैडिक हर्डिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन, तो नोमैडिक हर्डिंग जो है ये कहाँ प्रैक्टिस होती है। तो नोमैड्स का मतलब होता है घुमंतू, जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं हर सीजन में। तो ये डेंस फॉरेस्ट में तो नहीं करेंगे, माउंटेनियस और ड्राई रीजन्स में जरूर करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच फैक्टर हैज ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो रोल प्ले करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को, वो क्लाइमेट है। क्लाइमेट अगर अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा, क्लाइमेट में अगर चेंज आता रहेगा लगातार तो एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर बल्की गुड्स, अब बहुत भारी भारी गुड्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो सबसे इकोनॉमिकल क्या हो सकता है, वाटरवेज हो सकते हैं। इसीलिए आप जानते होंगे जितनी भी भारी सामान होते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उनको वाटरवेज के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे पेट्रोलियम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटरवेज के थ्रू होता है। पाइपलाइंस आर मेनली यूज टू ट्रांसपोर्ट, तो पाइपलाइन से क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पैसेंजर तो ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकते, फूड ग्रेन्स भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जरूर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। विच कम्युनिकेशन सिस्टम हैज रिवोल्यूशनाइज्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ग्लोबली,
तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को ग्लोबली किस कम्युनिकेशन सिस्टम ने रिवोल्यूशनाइज किया है, मतलब कौन रिवोल्यूशन लेके आया, तो ये इंटरनेट है। आपको पता होगा इंटरनेट के बाद जो एक दूसरे से दूर दूर भी अगर कोई है तो उसको हम लोग बात कर सकते हैं, उससे उसकी उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, तो कौन सा इसमें करेक्टली मैच है? तो 0 डिग्री जो होता है ये इक्वेटर होता है, तो बिल्कुल गलत है। ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये जो दिया गया है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये भी गलत है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिया है, बिल्कुल ही गलत है। आर्कटिक सर्कल अगर आप देखेंगे तो ये जो दिया गया बिल्कुल सही है। और 66.5 डिग्री साउथ अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। ऊपर आर्कटिक ओशन है, नीचे अंटार्कटिक ओशन है, अंटार्कटिका है। ओशन बोले या ग्लेशियर बोले। प्राइम मेरिडियन भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 असर्शन रीजन है। अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, बिल्कुल सही बात है, अर्थ यूनिक प्लैनेट है ही है। क्यों यूनिक प्लैनेट है? इट सपोर्ट्स लाइफ ड्यू टू सुटेबल टेम्परेचर, वाटर एंड एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है। असर्शन भी सही हो गया, रीजन भी सही हो गया, एक्सप्लेनेशन भी सही हो गया। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले में कहा गया रिसोर्सेज हैव वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, रिसोर्स कोई भी होगा उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। वैल्यू डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी एंड ह्यूमन नीड्स, तो वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? यूटिलिटी क्या है और ह्यूमन की नीड क्या है, उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है इसमें, तो ए ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस क्या कॉज करती हैं? ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, बात याद रखिएगा। कौन कौन सी इसमें ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, मीथेन भी है, वाटर वेपर भी है। क्या नहीं है? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू मिडिल ऑफ इंडिया, तो इंडिया के बिल्कुल मिड से पास होती है लैटिट्यूड, उस लैटिट्यूड का क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से पास होती है? कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। द अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली, तो जो अर्थ की एक्सिस है, आपने देखा होगा अर्थ की जो एक्सिस है वो थोड़ी बहुत टिल्टेड है, तो कितने एंगल से टिल्टेड है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो एंगल है ये कितना एंगल है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ये मेनली 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए दिया नहीं गया है किसके हिसाब से पूछा गया है, कि इक्वेटर के हिसाब से पूछा है कि इस एक्सिस के हिसाब से पूछा है। तो इसमें फिलहाल हम लोग 23.5 डिग्री मार के चलेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए पूछ लेता कि इक्वेटर से कितना टिल्टेड है तो 66.5 मान देते। आगे बढ़ते हैं, 47 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस सीजन्स ऑन अर्थ, तो सीजन्स कौन कॉज करता है, सीजन्स किसकी वजह से होते हैं? तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑफ एक्सिस, इसी वजह से ही सीजन होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा सीजन में या तो विंटर होती है या तो दूसरा सीजन जो है वो समर होती है, यही दो मेनली सीजन होते हैं। और किस पे डिपेंड करते हैं ये दोनों? जो सन की रेज हैं तो स्लांटली फॉल कर रही हैं कि पैरेलल परपेंडिकुलरली फॉल कर रही हैं, किस पे कैसे फॉल करती हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अगर स्लांट फॉल करेंगी तो विंटर हो रहा होगा, और बहुत सामने गिर रही होंगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही होंगी, तो वो समर सीजन हो रहा होगा। विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, तो कौन सा ऐसा ओशन है? तो इंडियन ओशन इंडिया से नेम्ड है। द ब्लू प्लैनेट रिफर्स टू, ब्लू प्लैनेट कौन सा प्लैनेट है बताना है, तो अर्थ को ही ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है 70% अप्रोक्सीमेटली 71% या 70% जो हमारे पास अर्थ है उसमें केवल क्या दिखाई पड़ता है? वाटर दिखाई पड़ता है। वाटर का कलर कैसा दिखता है? ब्लू दिखाई पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक बार और याद रखिएगा, जो रेड प्लैनेट है अगर पूछा जाए कौन सा है तो मार्स है। मार्स कैसा प्लैनेट है? रेड कलर का है। क्यों रेड कलर का है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, इसके लैंड पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, इसी वजह से कलर कैसा दिखता है? रेड दिखाई पड़ता है, जो रेड सॉइल में होता है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस फॉर फैमिली कंजम्पशन, बताया था, बिल्कुल सही बात है। कमर्शियल फार्मिंग एम्स एट मार्केट सेल्स, बताया था, ये बात बिल्कुल सही है। बेचने के लिए अगर फार्मिंग हो रही है तो उसको कमर्शियल फार्मिंग कहेंगे। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इस टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये बताया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो तीनों बातें सही हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
और चैनल को भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और सभी को गुड लक। अभी के लिए फ़िलहाल इतने, और बाकी और भी वीडियोज़ हैं जिनकी वीडियोज़ जो हैं वो प्लेलिस्ट में बने हैं। आप जाके देख सकते हो, अपना रिविज़न अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।